चलो गुड आफ्टरनून। आज जो बच्चे घर में बैठे हैं जो नहीं आ सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट करेंगे हम शाम को ये वाला वीडियो, ठीक है। तो आप मुझे बोलो कल जो हमने पढ़ा था, ठीक है, किसी से घर में नहीं पढ़ा? कौन ऐसा है जिस बंदा या बंदी ने उसको घर में नहीं पढ़ा? है कोई ऐसा? तो आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज लाइफ स्पैन? व्हाट इज मीन बाय लाइफ स्पैन? हमारा जो टॉपिक था दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स। इसमें मैंने आपको बोला था कि हमें इसके मेजर दो पार्ट्स पढ़ते हैं। वन इज लाइफ स्पैन एंड second is the reproduction. लाइफ स्पैन वाला पार्ट हो गया है। लाइफ स्पैन किसको हम बोलते हैं, ठीक है? उसमें कितने इवेंट्स आते हैं, डेथ क्या होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म्स का लाइफ स्पैन भी मैंने आपको बोला था। आप मुझे बताओ कल आए थे? नहीं, आप आए थे कल? व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ elephant? 60 to 90 years. What is the lifespan of crow? Crow 15 years. What is the lifespan of cow? नहीं आए। What is the lifespan of butterfly? 1 to 2 weeks. What is the lifespan of parrot? नहीं आए। चल बेटा, lifespan वाला पार्ट जो हमने कल किया है, आज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। ये जो रिप्रोडक्शन है इसमें हमें पर्टिकुलरली प्लांट्स के बारे में नहीं पढ़ना है, पर्टिकुलरली एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ना है, या पर्टिकुलरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पढ़ना है। ये सब हमें थोड़ा सा जनरल में पढ़ना है। बाकी इसके बाद बहुत सारे रिप्रोडक्शन यूनिट्स आने वाले हैं और रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स सेपरेट यूनिट है। इसके बाद रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन वो एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी जो आपको उन चैप्टर्स में नहीं मिलेगी, ठीक है? इसलिए जो चीजें आपको यहाँ पे कुछ सेपरेट दिखेंगी जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, वो चीजें आप ग्रास्प करने की कोशिश करो, उनको नोट करो और उनको रिटेन करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो। ओके, नाउ रिप्रोडक्शन अगर हम लेंगे, वर्ड रिप्रोडक्शन क्या मीनिंग होती है इसकी? देखो, री मीन्स हो गया अगेन, प्रोडक्शन मीन्स हो गया टू प्रोड्यूस, री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस, दोबारा से प्रोड्यूस करना। हम ऐसे बोल सकते हैं जो रिप्रोडक्शन है इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है in which the living organisms produces new organism। जो old living organism है, जो पेरेंट्स होते हैं, वहां से नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। A biological process in which new organisms, और हम बोल सकते हैं new individuals और फॉर्म। ये जो नए इंडिविजुअल्स बनते हैं, जो न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं यहाँ पे, वो कहां से बनते हैं? फ्रॉम देयर पेरेंट्स। न्यू ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये पेरेंट्स से बनते हैं। इसके बाद बनने के बाद ये जो न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम कभी-कभी ऑफस्प्रिंग्स ही बोलते हैं। इनको हम कभी ऑफस्प्रिंग्स भी बोलते हैं। दे आर आल्सो नोन एज ऑफस्प्रिंग्स और न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स। जब ये बनते हैं तो ये बनने के बाद इसकी क्या होती है? ग्रोथ।
जब वो पैदा होता है, जब उसकी बर्थ होती है, तो बर्थ के बाद वो ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो जब वो ग्रोथ कंप्लीट करता है, ग्रोथ के बाद उस ऑर्गेनिज्म की मैच्योरिटी होती है। वो ऑर्गेनिज्म जो है बेटा मैच्योर, वो अटेन करता है एज ऑफ मैच्योरिटी। लेकिन मैच्योर होने के बाद वो क्या करेगा? फिर प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिजम्स, प्रोड्यूसेस न्यू ऑर्गेनिजम्स। इसी का नाम है रिप्रोडक्शन। पेरेंट्स थे, वो रिप्रोड्यूस हो गए, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाए उन्होंने। जो न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग था, उसने क्या किया? आगे जाके वो ग्रोथ करेगा, पहले उसकी बॉडी डेवलपमेंट करेगी, देन मैच्योर हो जाएगा वो, और मैच्योरेशन के बाद द सेम ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। उसके बाद वो रिप्रोडक्शन करेगा, और रिप्रोडक्शन के बाद वो अपने नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बना, इससे फिर अपने न्यू ऑर्गेनिज्म बने। दैट मींस जो ये लाइफ है, इट रिमेन्स कंटिन्यू। लाइफ जो है वो कंटिन्यू रखने के लिए ऑन द सरफेस ऑफ दिस अर्थ, इस अर्थ के सरफेस पे जो लाइफ कंटिन्यू रहती है, उसके लिए एक प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। दैट प्रोसेस इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। क्या मैं बोल सकता हूं, अगर आपसे कहा जाएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? सिंपल, सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइव करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की रेस जो है वो कंटिन्यू रखना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो जनरेशन है वो कंटिन्यू रखना ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। This is the most important point of reproduction. This is the importance of reproduction. इसकी importance क्या है? क्यों ये important है? It ensures the continuity of life. कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ को कंटिन्यू रखता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते, क्या हमारे पेरेंट्स आते? नहीं आते ना वो दुनिया में। अगर हमारे पेरेंट्स नहीं होते, क्या हम लोग होते यहाँ पे? नहीं होते। कल हम लोग, आप लोग की शादी हो जाए, ठीक है, तो आप लोग के बच्चे आएंगे, है ना? वो क्या है? दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। इस लाइफ को आप कंटिन्यू रखते हो। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वो एक जनरेशन है, हमारे फादर मदर, हमारे पेरेंट्स दूसरी जनरेशन है, उनसे हम लोग आ गए तीसरी जनरेशन, हमारे बाद हमारे बच्चे आएंगे चौथी जनरेशन, इसके बाद उनके बच्चे आएंगे पांचवी जनरेशन। इस तरह से ये जनरेशन जो है ये चलती रहती है, और ये जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए एक प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। उस प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंस इज ऑफ रिप्रोडक्शन इज इट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जनरेशंस का कंटिन्यू रहना ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो है इस रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस। ओके, क्लियर? सबने लिखा? जब मैं बेटा रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा आपने, मे बी 11th में भी शायद। इसके दो पार्ट्स होते हैं, टाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। शाबाश, कौन बोल सकता है मुझे?
First one is very good, sexual reproduction, and second one is very good, asexual reproduction. थोड़ा सा मैं सेंट्रल आइडिया दूंगा दोनों का. अगर हम बात करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसका मतलब ये है एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन which involves the two parent. इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं. नंबर फर्स्ट, ये ऐसा मोड है रिप्रोडक्शन का जिसमें टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है. टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है. क्लियर? यहां पे जो नंबर सेकंड इस प्रोसेस में हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. लेकिन जब मैं फ्यूजन ऑफ गैमीट्स लिखता हूं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा रॉन्ग टाइप है. तो मुझे क्या लिखना चाहिए? देखो, अगर मैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स लिखता हूं, मुझे मालूम है गैमेट जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, है ना. वन इज मेल गैमेट एंड सेकेंड इज फीमेल गैमेट. अगर मैंने सिंपली लिखा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसका मतलब ये है कि इसमें फ्यूजन ऑफ male gamete with male gamete, fusion of female gamete with female gamete, the fusion of male gamete with female gamete. तीन मीनिंग से इसकी ध्यान से. जब मैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की बात करता हूं तो ये हो सकता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड मेल गैमेट, ये भी तो मेल गैमेट्स, ये भी तो फ्यूजन कहलाएगा. फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड फीमेल गैमेट, ये भी तो फ्यूजन कहलाएगा. But third one is fusion of male and female gamete. Which one is correct? First, second or third? Third one is correct. जब मैं ये पॉइंट लिखता हूँ तो मुझे लिखना चाहिए the fusion of male and female gamete. जब मैं लिखता हूँ fusion of gametes, तो सामने वाला इसको ये भी ले सकता है, ये भी समझ सकता है, ऐसा भी समझ सकता है, ऐसा भी समझ सकता है. वो कंफ्यूज हो जाएगा. अरे यार, सर ने बोला फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स तो फ्यूज होते हैं, या तो मेल गैमेट भी हो सकता है, या तो फीमेल गैमेट भी फ्यूज हो सकता है, या तो फीमेल एंड मेल गैमेट भी फ्यूज हो सकता है. करेक्ट वन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. ये किसका कैरेक्टर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नंबर सेकंड क्या है इसका? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स. जब मैंने यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स बोला, इट मस्ट बी द फीमेल known as mother and second is male which is known as father. This is sexual reproduction. अगर मैं बात करूंगा क्या इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी है कि दो ही पेरेंट्स होने चाहिए? यस, लेकिन एक एक्सेप्शन ऐसी है, ये जो टू पेरेंट्स वाला सिस्टम है, इसकी एक एक्सेप्शन है. यहां पे लिखता है ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये हो सकता है थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, लेकिन जो एक्सेप्शन है इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पेरेंट. ये तो आज तक आपने सुना दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, मेल एंड फीमेल, जिसे ह्यूमन्स में, जिसे ह्यूमन्स के अंदर दो पेरेंट होते हैं, इसलिए हम ह्यूमन को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल में मेल इंडिविजुअल अलग रहता है और फीमेल इंडिविजुअल सेपरेट रहता है. मेल सेक्स एक बॉडी में प्रेजेंट रहता है, फीमेल सेक्स फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट रहता है. यूनिसेक्सुअल
ठीक है, जब दो यूनिसेक्सुअल पेरेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। लेकिन सर ये जो आपने यहाँ पे बताया वन पेरेंट, ऐसा कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है? ये तो हमें लगता है एसेक्सुअल वाला पार्ट। लेकिन आपने नाम सुना होगा टेपर, टीनिया सजेनिटा, जो इंस्टेंस के अंदर रहता है, ह्यूमन्स के इंस्टेंस के अंदर, मैमल्स के इंस्टेंस के अंदर। इसकी एग्जांपल जो है दैट इज टेपर। वो टेपर जो है इसकी बॉडी जो है बहुत सारे सेगमेंट्स की बनी होती है। These are the segments of body. ये सेगमेंट्स में मेल गैमेट्स बनते हैं और कुछ सेगमेंट्स में फीमेल गैमेट्स बनते हैं। याद रखना, इंडिविजुअल एक ही है, इंडिविजुअल एक ही है, पेरेंट एक ही है, लेकिन इसके अंदर दोनों गैमेट्स बनते हैं। ये एक्सेप्शन है इसमें, इसके अंदर दोनों गैमेट्स बनते हैं। कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जहां पे मेल गैमेट बनता है और कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर फीमेल गैमेट बनता है। ये पॉइंट एग्जांपल इज टैपर व्हिच इज एन एक्सेप्शन। सिंगल पेरेंट होने के बाद भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है और इसके बॉडी के अंदर ही, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट रिप्रोड्यूस करता है और फीमेल गैमेट रिप्रोड्यूस करने के बाद वो जाइगोट बनाते हैं। ये इंटेस्टाइन्स के अंदर रहता है। अगर ये मेल होगा दोनों सेक्सेस पे प्रेजेंट है, फीमेल होगा दोनों सेक्सेस पे प्रेजेंट है। दिस इज बाइसेक्सुअल। ये पेरेंट जो है टेपर, दिस इज बाइसेक्सुअल एनिमल। एक ही इंडिविजुअल से दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और वो मिलके वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनाते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, fusion of male and female gamete, but the involvement of one parent, ये एक्सेप्शन ये क्यों होता है? बट ये केस बहुत ही रेयर, इट इज वेरी रेयर, बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म में ऐसा देखा जाता है। बट द मोस्ट केस है दैट इज टू पेरेंट। मोस्ट केस में सेक्सुअल रिलेशन जो है वो बाई पेरेंट, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक पेरेंट से मेल गैमेट आता है, दूसरे पेरेंट से फीमेल गैमेट आता है और वो दोनों मिलके जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जब बना तो रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ? शाबाश। मैं आऊं एसेक्सुअल मोड में। एसेक्सुअल मोड के लिए ये लिखा आपने, जल्दी करो, फास्ट, मूव फास्ट। मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश किया करो, लेकिन दिमाग मेरे होना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूं वो समझ में आना चाहिए। ओके बेटा, now second is, let us start asexual reproduction. It is just opposite to that of the sexual reproduction. Asexual means यहाँ पे fusion of male and female gamete नहीं होता। मैं लिख सकता हूं only one parent involves, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, यहां पे मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं बनते।
fusion of male and female gamete. No fusion of male and female gamete. That is, only one parent involves in asexual mode of reproduction and no fusion of male and female gamete. Male और female gamete का fusion नहीं होता है in case of asexual mode of reproduction. Asexual mode of reproduction की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनता है, इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनता है that is identical to the parent. Identical to parent. जो इसके पेरेंट्स होते हैं वो इसका आइडेंटिकल होता है, यानी कि हम बाहर से जब उसको मॉर्फोलॉजिकली देखते हैं, बहुत सारे बच्चों को नींद आती है क्लास में, जब हम इस ऑब्जर्विंग को बाहर से देखते हैं, एक्सटर्नली देखते हैं और मॉर्फोलॉजिकली देखते हैं, एक्सटर्नली एंड मॉर्फोलॉजिकली, द ऑब्जर्विंग इज मॉर्फोलॉजिकली and genetically mostly similar होता है and genetically similar. For example, ये एक parent है, ठीक है, इस parent का हो गया asexual reproduction, इसने दो ऑफस्प्रिंग थे. फॉर एग्जाम्पल, ये ऑफस्प्रिंग जो है, एक तो ये दिखने में आपस में सिमिलर होंगे, है ना, among themselves, क्लियर, ये आपस में भी सिमिलर है और इनकी शेप मॉर्फोलॉजिकली तो जेनेटिकली पेरेंट से भी मिलती है ना, एक मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर among themselves. आपस में ये दिखने में सिमिलर है और they are also similar with their parents among themselves and also similar with their parents. जो मैंने अभी बताया, एक तो ये आइडेंटिकल होते हैं दिखने में और जो इनका जेनेटिक मेकअप होता है, जो इनके जीन्स होते हैं वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के जैसे. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उनको हम नाम देते हैं मोस्टली क्लूस. दे आर नोन एज क्लू. क्लियर, ऐसे ऑर्गेनिज्म which are identical, which are morphologically and genetically identical among themselves and identical with their parents, ऐसे को हम बोलते हैं क्लूस. These organisms are known as क्लू. आप मुझे बोलो, क्लू is a production of, जो क्लू है ये किसका प्रोडक्शन है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल प्रोडक्शन? असेक्सुअल प्रोडक्शन. That means अगर ये सिमिलर है, अगर वो क्लूस कहा गया है, इसका मतलब ये है जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इसमें वेरिएशंस बहुत कम आती है, इसमें वेरिएशंस बहुत कम आती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन आती है, लेकिन जो यहाँ पे वेरिएशन आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, they are a little more than that of the asexual reproduction. इसलिए हम उनको बोलते हैं ये जो ऑफस्प्रिंग है ये पैरेंट जैसे होते हैं, इनको हम क्लोनस बोलते हैं. They are similar, identical, morphologically and genetically. तो यहाँ पे less genetic variations, बहुत ही कम जेनेटिक वेरिएशंस आती है. जेनेटिक वेरिएशंस होती है लेकिन बहुत कम. समझ आ गया आपको बेटा? जेनेटिक वेरिएशंस दोनों में होती है लेकिन सेक्सुअल में ज्यादा, एसेक्सुअल में कम. इसलिए अगर हम कोई बड़ा सा राइस फील्ड देखते हैं या वीट फील्ड देखते हैं या कोई भी बड़ा प्लांट का बड़ा फील्ड देखते हैं, उसमें हमें
सभी प्लांट्स एक जैसे दिखते हैं, है ना? क्लियर? या हम ह्यूमंस देखते हैं, इस क्लास में 100 बच्चे हैं, तो किसी की शेप किसी के साथ मिलती है, क्यों? ये वेरिएशन है। क्या आप में से कोई अपना पेरेंट जैसा है 100%? पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर आते हैं बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पे होते हैं दैट आर नॉट 100% आइडेंटिकल। अगर इसमें 50% वेरिएशंस आती हैं और 50% सिमिलरिटीज है, इसमें 80% सिमिलरिटीज है, 20% में वेरिएशंस है, लेकिन वेरिएशंस आती है बहुत कम, इसलिए इसको हम बोलते हैं दे आर नोन एज क्लोन्स। इनके ऑफस्प्रिंग्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लोन्स। क्लियर? ये एक सेंट्रल आइडिया था एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है? यहां पे एक वर्ड है पार्थेनोजेनेसिस, क्या वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, वो आएगा इसमें। ठीक है? पार्थेनोजेनेसिस मींस यहां पे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स होता है। दैट मींस यहाँ पे सेक्सुअल मेथड से ऑफस्प्रिंग बनता है, वो मैं पढ़ाऊंगा, वो हनी बीज में होता है। आगे आएगा हमें वर्ड पार्थेनोजेनेसिस, तब मैं वो पढ़ाऊंगा आपको, वो इसके एक्सेप्शन है। ठीक है? अभी उसको रहने दो, मैं पढ़ाऊंगा आगे। ये हो गया मेरा ये वाला क्वेश्चन, मैं रब करूँ इसको। शाबाश। अब हमें पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके टाइप्स। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब मैं इसकी टाइप्स की बात करता हूं, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। वेरी गुड। नंबर 1 इज यूनिसेल्युलर organisms, mostly that is like amoeba, paramecium, yeast, Euglena, some Monerians, इसके अलावा some Protistas, etc. ठीक है? कुछ फंगे भी हैं, ओके, कुछ सिलेंटेट्स भी हैं, जैसे कि हाइड्रा, बताइए, ये इनमें रहता है। अगर हम इनकी बात करेंगे, इनके जो सेल्स हैं वो डिवाइड होती है, दैट इज नोन एज द सेल डिवीजन। इन ऑर्गेनिजम्स की सेल डिवीजन जब होती है, जब एक सेल से आगे जाके 2 सेल्स बनती है, 2 से 4 बनती है, इसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे ये यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आगे जाके डॉटर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, नए सेल्स बनाते हैं? एग्री? क्या मैं बोल सकता हूं इन ऑर्गेनिजम्स के सेल डिवीजन को मैं नाम दे सकता हूं इनका सेल डिवीजन ही इनका रिप्रोडक्शन है? यस और नो? यस और नो? यस सर। इनके सेल डिवीजन ही, उसी को हम नाम देते हैं रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट सेल था वो डिवाइड हो गया 2 डॉटर सेल्स में। इनको हम इसलिए डॉटर सेल्स बोलते हैं, इनको हम सेल सेल्स क्यों नहीं बोलते, सब सेल्स क्यों नहीं बोलते? ये डॉटर क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि डॉटर ही आगे जाके ऑफस्प्रिंग दे सकती है ना, डॉटर ही ऑफस्प्रिंग देती है ना, फीमेल ही ऑफस्प्रिंग देती है ना, तो वो पहले डॉटर ही होती है ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। फिर ये 2 डॉटर सेल्स आगे जाके फिर से नए डॉटर सेल्स देंगे। ये सेल्स है, इनको हम बोलते हैं दीज आर
न्यू ऑर्गेनिजम्स। जब एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, ये सेल डिवीजन करके नया ऑर्गेनिज्म देगा, क्या हम बोल सकते हैं दिस सेल डिवीजन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिप्रोडक्शन? कुछ ऑर्गेनिज्म्स के सेल डिवीजन को ही नाम देते हैं रिप्रोडक्शन, जैसे कि प्रोटिस्टा, मोनिरा, एमीबा, पैरामीशियम है। ठीक है, क्लियर? जब मैं टाइप्स की बात करूंगा बेटा, यहां पे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूंगा मैं। सबसे पहला टाइप इसका है दैट इज बाइनरी फिशन। द फर्स्ट टाइप इज बाइनरी फिशन। सेकेंड टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपको पढ़ने हैं, दैट इज budding, and the third one is sporulation, याद रखना। Fourth one is fragmentation, and fifth one is शाबाश, fragmentation के बाद regeneration, and sixth one is vegetative propagation. ठीक है, first one is binary, second one is जोर से बोलो, second one is, third one is sporulation, fourth one is, fifth one is, sixth one is vegetative propagation. नंबर फर्स्ट क्या है? बाइनरी फिशन। जब मैं बाइनरी फिशन की बात करता हूं, इतना लिखा आपने बेटा? जब मैं बाइनरी फिशन की बात करता हूं, यहां पे बाइनरी मीन्स हो गया टू, बाय आ गया। जब मैं फिशन की बात कर रहा हूं, मीन्स स्प्लिटिंग, डिवाइड होना, टूट जाना into two. This is that mode of asexual reproduction. Asexual reproduction का ऐसा मोड है, ध्यान से सुनना, जिसके अंदर एक सिंगल पैरेंट यूज होता है। इसके अंदर एक सिंगल पैरेंट, उसकी स्प्लिटिंग होती है, उसकी ब्रेकडाउन होती है into two daughter organisms. मैं लिखूंगा that mode of asexual reproduction in which a single parent organism splits into two daughter cells or daughter organisms. ऐसे मोड रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सिंपली बाइनरी फिशन। बाइनरी टू फिशन इज ब्रेक डाउन होना, स्प्लिट होना, एक ऑर्गेनिज्म दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। अगर मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे कि जो बाइनरी फिशन है, इट्स ए प्लान वन, इट्स ए प्लान वन। प्लान मीन्स सेल को प्लान करना पड़ता है, इसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, एक पर्टिकुलर स्टेज पे, एक पर्टिकुलर स्टेज पे ये ऑर्गेनिज्म आके डिवाइड हो जाता है। ऐसा नहीं कि एमीबा को जब भी मर्जी आए तब जाके ये डिवाइड हो सकता है दो ऑर्गेनिज्म में, नहीं, जब भी चाहे, जिस टाइम भी चाहे तब हो सकता है, नहीं। इसके लिए इसको एक प्लान करना पड़ता है, इसके लिए
उसको प्लान करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर स्टेज आने तक उसका वेट करना पड़ता है। वो पर्टिकुलर स्टेज कौन सा है? उसकी बॉडी जो है जब वो ग्रो हो जाए, उसकी बॉडी का साइज जब इंक्रीज हो जाएगा, तब जाके इसको बाइनरी फिशन का स्टेज मिलता है। एग्जाम्पल्स पे आ जाओ। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बाइनरी फिशन से अपने आप को डिवाइड करता है? एमीबा, वेरी गुड, एमीबा। पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ये तीनों जो है बाइनरी फिशन से अपने आप को स्प्लिट करते हैं। जब मैं देखता हूं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और जो इनका मोड ऑफ बाइनरी फिशन है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। बॉडी जो है वो किस प्लान में कटती है, सेल जो है वो किस प्लान में डिवाइड होती है, उस बेस पे बाइनरी फिशन के कुछ टाइप्स हैं। सिंपल से याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। नंबर 1 इज सिंपल बाइनरी फिशन। नंबर 2 is longitudinal binary fission, and number 3 is transverse. Binary fission. Simple binary fission, longitudinal binary fission, transverse binary fission. ये जो सिंपल बाइनरी फिशन है, इट इज शोन बाय एमीबा। एमीबा में सिंपल बाइनरी फिशन होता है। मींस अगर ये एमीबा है, ये सेल जो है किसी भी प्लान में डिवाइड हो सकती है। ऐसे भी डिवाइड हो सकती है, ऐसे भी डिवाइड हो सकती है, इस प्लान में भी डिवाइड हो सकती है। कोई पर्टिकुलर प्लान नहीं होता है उसको डिवाइड होने, कोई पर्टिकुलर सेल को कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिलती है। ये कहीं से भी दो सेल्स बना सकती है, किसी भी प्लान से, किसी भी डायरेक्शन से। उसको हम बोलते हैं सिंपल। ओके, लॉन्गिट्यूडल की बात कर रहा हूं मैं, लॉन्गिट्यूडल, ठीक है? इस डायरेक्शन में जब बॉडी डिवाइड होगी, जब पैर डिवाइड होगा लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में। एग्जांपल क्या है सर? यूग्लिना। यूग्लिना जो है वो ऐसे ये टाइप का ऑर्गेनिज्म जैसा रहता है, ऐसे। जब इसमें बाइनरी फिशन होता है बेटा, तो वो इस प्लान में होता है, ऐसे, अपर साइड लोअर साइड, उसको बोलते हैं हेड टू टेल। इस तरह से बॉडी जो है दो में डिवाइड होती है, दो डार्क सेल्स में। एग्जाम्पल इज यूग्लिना, एक प्रोटिस्टा है, इसमें होता है बाइनरी फिशन, ऐसे ये वाला। कौन सा बाइनरी फिशन? लॉन्गिट्यूडल। लास्ट वन इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अब बचा क्या? पैरामीशियम। जो पैरामीशियम की बॉडी है ये ऐसी चप्पल जैसी होती है, ठीक है? ये चप्पल देखा है वैसे होती है इसकी बॉडी। इसकी बॉडी जब डिवाइड होती है बाइनरी फिशन के अंदर, तो वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होती है, ऐसे। इसकी एग्जांपल क्या है? पैरामीशियम। सिंपल पैरामीशियम। बाइनरी फिशन कोई भी सिंपल बाइनरी फिशन, ये हो सकता है लॉन्गिट्यूडल बाइनरी फिशन, ये हो सकता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अगर लॉन्गिट्यूडल बाइनरी फिशन की बात करेंगे तो यूग्लिना में, सिंपल बाइनरी फिशन की बात करेंगे तो एमीबा में,
ट्रांसवर्स बाइनरी डिवीजन की बात करेंगे तो पैरामीशियन। तीनों जो है वो बाइनरी डिवीजन रिप्रोडक्शन करते हैं थ्रू बाइनरी डिवीजन। तीनों जो है वो यूनिसेलुलर है। नाउ ये हो गया बेटा, ये वाला क्वेश्चन लिखा, नोट करो। लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं, दैट इज इसकी डायग्राम एनसीईआरटी में दी है कि अमीबा जो है वो कैसे बाइनरी फिशन करता है। ठीक है, बाइनरी फिशन इन केस ऑफ अमीबा, सिंपल सी बात। नंबर फर्स्ट, दिस इज द बॉडी ऑफ अमीबा। ये अमीबा की बॉडी है ना, सिंगल सेल, यूनिसेलुलर है। इसे एक ही अंदर से, इसके अंदर एक ही सेल रहती है। ये जो सिंगल सेल है इसको पहले प्लान करना पड़ता है। ये नहीं कि जैसे ये पेरेंट से न्यू सेल आ गई तो तुरंत ये भी जाके डिवाइड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। या किसी भी टाइम में डिवाइड होगी, ऐसा नहीं है, प्लान है। इसके लिए एक पर्टिकुलर स्टेज होना चाहिए। वो पर्टिकुलर स्टेज क्या है? ये सबसे पहले ग्रो करती है। इट ग्रोज इन साइज, अपना साइज बढ़ा देती है। जैसे इसको लगा कि मेरा साइज बढ़ गया, साइज कैसे बढ़ेगा? अंदर बैठा न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, अंदर बैठा साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन की क्वांटिटी बढ़ेगी, जो भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं वो बढ़ेंगे साइज में। इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा। उस टाइम पे इसको सिग्नल मिलती है कि अब आपको दूसरे स्टेज पे आना है। ये एप्पल नहीं है ना, हमें को समझना। सबसे पहले जो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है दो में। वो शुरू होने लगता है, he starts splitting into two. The nucleus starts splitting into two. ये न्यूक्लियस ये दो पार्ट्स होने लगते हैं। क्लियर? और इसके बाद सेल अमीबा है, इसके अंदर दो नए न्यूक्लियस बनते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस की डिवीजन होती है पहले, उसके बाद इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, अंदर वाला साइटोप्लाज्म, वो भी डबल होने के बाद, इसकी क्वांटिटी बढ़ने के बाद वो अलग अलग पोर्शंस में चला जाता है। जहां पे उनको न्यूक्लियस दिखे वो साइटोप्लाज्म में उतर जाता है। क्लियर? और इसके बाद ये जो दो सेल्स हैं, ये जो पेरेंट अमीबा था, इट डिवाइड्स फाइनली इनटू टू डॉटर सेल्स। हर एक डॉटर सेल का अपना न्यूक्लियस रहता है, हर एक डॉटर सेल का अपना साइटोप्लाज्म रहता है, हर एक डॉटर सेल का अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। सो ये जो है, दिस इज पेरेंट अमीबा, पेरेंट अमीबा। दूसरे स्टेज पे इसे क्या किया? सेल साइज इंक्रीज है ना। थर्ड स्टेज में से क्या किया? कैरियोकाइनेसिस, that is division of nucleus. Then इस स्टेज में क्या किया इसने? division of
साइटोप्लाज्म को डिवाइड किया, देन 2 डॉट सेल्स बने। सिंपल। अब मुझे बोलो ये कौन सा मोड है रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल? एसेक्सुअल। क्यों? एक ही पैरेंट इन्वॉल्व हो गया। एसेक्सुअल क्यों? कोई गैमेट यहां पे नहीं बना। एसेक्सुअल क्यों? सेल डिवीजन को ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल क्यों? जो यहां पे डॉटर बने, डॉटर सेल्स, they are similar to their parents, they are similar among themselves, ये absolutely similar है। समझा क्या आपको? क्लियर? इस तरह से पैरामीशियन न्यूक्लियन आदि अलग अलग डिवाइड करते हैं, लेकिन आपका सिर्फ बाइनरी एनिमा में पढ़ना है। तो ये पहला मोड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हो गया, दैट इज द बाइनरी फिशन। ओके, क्लियर? एनी डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है मुझे बोलो। सबने नोट किया? क्लियर? तो इसको जाके एक बार घर में जरूर पढ़ना, याद से पढ़ना, ठीक है? कल पढ़ेंगे बॉडी सिक्रोनेशन फ्रेगमेंटेशन, कल कोशिश करेंगे हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करने की। लेकिन ये प्रोसेस आपको तभी समझ में आएगी जब आपका आज का लेक्चर जो है वो क्लियर होगा, जब इसको आप घर में पढ़ोगे। ओके, थैंक यू।